हे एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम फेयरकेम ऑर्गेनिक्स के बारे में बात करेंगे। इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, फाइनेंशियल्स देखेंगे, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स देखेंगे और वैल्यूएशन की भी बात करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। फेयरकेम बेसिकली इसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये क्या करती है, तो आपका जो ओलियोकेमिकल्स हो गया एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स इंटरमीडिएट्स हो गए, ये वहाँ काम करती है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम ओलियोकेमिकल्स की बात करते हैं। ओलियोकेमिकल्स में ये लोग डाइमर एसिड, लिनोलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड एंड मोनोमर एसिड बनाते हैं। और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में ये लोग टोकोफेरॉल्स एंड स्टेरॉल कॉन्सेंट्रेट बनाते हैं। और ये जो डाइमर एसिड एंड लिनोलिक एसिड है, सो कंपनी यहाँ पर लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर लीडिंग प्रोड्यूसर है, एक तरह से बोल सकते हो। अब यहाँ पर अलग चीज़ क्या है, इनका जो डाइमर एसिड एंड लिनोलिक एसिड बनाने का तरीका है वो बहुत अलग तरीका है। पहले हम वैल्यू चेन समझते हैं, लेकिन वैल्यू चेन समझने से पहले हम देखते हैं ओलियोकेमिकल्स क्या है। तो ओलियोकेमिकल्स प्लांट एंड एनिमल फैट से डिराइव्ड होने वाले केमिकल्स हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में अब ओलियोकेमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, ना कि पेट्रोकेमिकल्स जो पेट्रोलियम से डिराइव होते हैं। सो ओलियोकेमिकल्स मतलब क्या, जो आपके फैटी एसिड्स, फैटी एसिड मिथिल एस्टर्स, फैटी अल्कोहल्स। और ये जो ओलियोकेमिकल्स हैं, ये आपके पर्सनल केयर, फूड एडिटिव्स, सर्फेक्टेंट्स या फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ होते हैं। तो अगर आपने गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स का नाम सुना है या आपने फाइन ऑर्गेनिक्स सुना है, सो फाइन ऑर्गेनिक्स भी ओलियोकेमिकल्स में है, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स भी है। लेकिन गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स के लिए सर्फेक्टेंट्स में है, और जो फाइन ऑर्गेनिक्स है वो नॉर्मली फूड एडिटिव्स में जो भी केमिकल्स जाते हैं वहाँ पर है। और अब मैं जैसे वैल्यू चेन की बात कर रही थी, तो फेयरकेम कैसे अलग है यहाँ पे। जो आपका सोया, सनफ्लावर, कॉर्न, कॉटन ये सब होता है, इसको रिफाइनिंग किया जाता है। ओके, इसके जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो है एसिड ऑयल और डियोडाइजर डिस्टिलेट, जिसको डीओडी भी बोलते हैं। अब इसमें ना एक प्राइम ऑयल भी निकलता है। तो प्राइम ऑयल नॉर्मली आपके एडिबल ऑयल के लिए यूज़ होता है, तो हम प्राइम ऑयल में अभी नहीं जाएंगे। तो सोया, सनफ्लावर, इस सबको रिफाइनिंग करते समय आप ये सोच लो कि जो फेयरकेम है उसके लिए दो रॉ मटेरियल्स हैं, दैट इज़ एसिड ऑयल एंड डीओडी। अब ये जो है ये टेक्निकली बाय प्रोडक्ट्स हैं। इसको जब आप एसिड ऑयल को जब आप फर्दर प्रोसेस करोगे तो आपका डाइमर एसिड निकलेगा, लिनोलिक एसिड निकलेगा, मोनोमर निकलेगा। ये फेयरकेम के 4 प्रोडक्ट्स हैं। डाइमर एसिड, ओलियोकेमिकल्स के अंडर डाइमर एसिड, लिनोलिक एसिड, मोनोमर एसिड एंड डिस्टिल फैटी एसिड्स। तो डाइमर एसिड्स ये यहाँ पर आपका जो पेंट्स हो गया या वहाँ यूज़ होता है। फिर जो आपका लुब्रिकेंट्स होते हैं वहाँ पर एज अ स्टेबलाइज़र काम करता है। या अगर मैं लिनोलिक एसिड की बात करूँ तो अगेन ये पेंट्स में, इंक्स में यूज़ होता है। ये स्किन के लिए भी यूज़ होता है, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। देन मोनोमर एसिड अगेन पेंट्स में यूज़ होता है। एंड डिस्टिल फैटी एसिड्स ये आपके जो सोप्स है उसके लिए एक रॉ मटेरियल का काम करता है। डिटर्जेंट, सर्फेक्टेंट्स यहाँ पे यूज़ होता है। लेकिन जो फेयरकेम है ये डाइमर एसिड्स एंड लिनोलिक एसिड में वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर है। अब यहाँ पर अलग चीज़ क्या है, अलग चीज़ ये है कि नॉर्मली मतलब इसका अगर मैं मोट की बात करूँ या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करूँ, तो ये जो कंपनी है फेयरकेम, ये बहुत ही सस्ते तरीके से ये ओलियोकेमिकल्स बना सकती है। और ये अगर डाइमर एसिड की बात करूँ मैं, तो ये इंडिया में दिस इज़ द ओनली कंपनी टू मैन्युफैक्चर दिस प्रोडक्ट। और ये जो प्रोडक्ट है ये कैसे बनाती है, बहुत ही चीपर रॉ मटेरियल यूज़ करके बनाती है। क्योंकि यहाँ पर जो एसिड ऑयल निकल रहा है, बेसिकली यहाँ पर जो सनफ्लावर ऑयल या सोयाबीन ऑयल, जो भी ये लोग कॉटन ये सब जो यूज़ कर रहे हैं, इसका रिफाइनिंग होते समय जो बाय प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, वो बाय प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करके ये लोग जो बाय प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं दैट इज़ एसिड ऑयल को, और अगर आप प्रोसेस करके ये लोग डाइमर एसिड्स एंड लिनोलिक एसिड बेसिकली बनाते हैं। यहाँ पर जो बाकी की कंपनियां हैं या
जो वर्ल्ड एट लार्ज है, जो दूसरी कंपनियां हैं, ये डायरेक्ट वर्जिन वेजिटेबल ऑयल से बनाती है। तो जहाँ पे ये कंपनी बाय प्रोडक्ट्स यूज़ करके जो वेस्ट निकल रहा है, बेसिकली जब सनफ्लावर ऑयल या सोयाबीन ऑयल का जब रिफाइनिंग हो रहा है, तो जब वेस्ट निकल रहा है, वो वेस्ट यूज़ करके ये लोग ओलियोकेमिकल्स बना रहे हैं, जबकि वर्ल्ड एट लार्ज इसको वर्जिन वेजिटेबल ऑयल से बनाती है। तो इसके वजह से यहाँ पे इनको कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस का एक मोट आ जाता है। और इसको बना, इनके पास टेक्निकली आप ये समझ लो कि इनके पास वो टेक्नोलॉजी है या वो वैसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू ये बाय प्रोडक्ट्स से ये सारे ओलियोकेमिकल्स बना पा रहे हैं। जो लिनोलिक एसिड है, अगेन वन ऑफ द लोवेस्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ लिनोलिक एसिड, और यहाँ पर भी इनको चीपर रॉ मटेरियल्स, मतलब ये बहुत ही सस्ते दामों में ये बना पाते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स की मैं बात करूँ तो टोकोफेरॉल कॉन्सेंट्रेट ये बनाते हैं। अब ये जो टोकोफेरॉल कॉन्सेंट्रेट है, ये आपका जो नेचुरल विटामिन ई होता है उसको बनाने के लिए टोकोफेरॉल कॉन्सेंट्रेट लगता है। तो अगेन ये आपके फार्मास्यूटिकल्स में भी यूज़ होता है, तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी बहुत यूज़ होता है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आप देखोगे कि टोकोफेरॉल आपको दिखेगा। अब यहाँ पर लेकिन इनका अगर रेवेन्यू ब्रेकअप देखोगे ना आप, तो ओलियोकेमिकल से इनको मेजॉरिटी पैसा आता है, लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल्स हार्डली कुछ 3% ही रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर अच्छी चीज़ों की बात करें तो एक तो कॉस्ट एडवांटेज की हमने बात की, ओके। सेकेंड चीज़ इज़ कि इनके जो क्लाइंट्स हैं वो भी काफ़ी बड़े बड़े रेप्यूटेड क्लाइंट्स हैं। तो एशियन पेंट्स हो गया, आपका BASF कॉरपोरेशन हो गया। एक तरफ से दूसरी कंपनीज के लिए एक एंट्री बैरियर है क्योंकि इस कंपनी को एक कॉस्ट एडवांटेज है। और ये जो टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ फैटी एसिड जो इंडिया में लिमिटेड है, बट ओवर द ईयर्स कंपनी ने काफ़ी अच्छे एक सप्लायर नेटवर्क क्रिएट किया है टू इंश्योर स्टेडी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। लेकिन कॉस्ट एडवांटेज, फिर ये जो लिमिटेड साइज़, ये एक तरह से एंट्री बैरियर, एक बैरियर फॉर अदर प्लेयर्स क्रिएट करते हैं इंडस्ट्री में। सो मोटा मोटी बिजनेस मॉडल क्या हो गया कि ये लोग जो सनफ्लावर ऑयल और जो सोयाबीन ऑयल, इसको जो रिफाइनिंग प्रोसेस में जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, दैट इज़ एसिड ऑयल एंड DOD, इसके थ्रू ये क्या बनाते हैं, आपका डाइमर एसिड हो गया, आपका लिनोलिक एसिड हो गया। और ये एसिड जो है, जो डाइमर एसिड, लिनोलिक एसिड, मोनोमर एसिड्स, ये टेक्निकली ओलियोकेमिकल्स हैं जो यूज़ होते हैं आपके फार्मास्यूटिकल्स में या कॉस्मेटिक्स में या पेंट्स में या इंक्स इंडस्ट्री में। अगर हम मार्केट साइज़ की बात करें ओलियोकेमिकल्स की, तो टेक्निकली जो आपका फार्मास्यूटिकल्स हो गया और जो आपका पर्सनल केयर हो गया, ये मेजॉरिटी एप्लीकेशन यहाँ होता है, ओके। एंड अगर ओलियोकेमिकल्स की CAGR की ग्रोथ की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 7.57 CAGR ग्रोथ एक्सपेक्टेड है फ्रॉम 2021 टू 2028। एंड हमने जो ये एंड यूज़र इंडस्ट्री की बात की, इधर ग्रोथ होने की वजह से, देन चाइना एंड ब्राज़ील में इन सेगमेंट्स में ग्रोथ होने की वजह से ओलियोकेमिकल्स का मार्केट बढ़ने वाला है। अगर इंडियन ओलियोकेमिकल्स की बात करें तो यहाँ पर भी ग्रोथ प्रोजेक्टेड है, दैट इज़ 2025 तक एस्टिमेटेड है कि ये $2.6 बिलियन तक पहुँच जाए। न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात करें तो हालांकि कंपनी के पास अभी तक इतना रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन न्यूट्रास्यूटिकल से नहीं आता है, लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके जो डाइटरी सप्लीमेंट्स हो गए, आपका जो हर्बल प्रोडक्ट्स हो गए या स्पेसिफिक डाइट्स हो गया, तो इन सारी रीजंस की वजह से न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो ग्लोबल न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मार्केट साइज़ की अगर हम बात करें या यहाँ पर CAGR ग्रोथ की बात करें तो 2021 से 2026 तक ऑलमोस्ट 4% CAGR ग्रोथ की एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे फाइनेंशियल्स की थोड़ी बात करें और अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो यहाँ पे आप FY17 में देखिए ऑलमोस्ट 2039 मिलियंस जो रेवेन्यू था, आज अगर H1 FY22 की बात करूँ तो ऑलमोस्ट वो 3071 तक पहुँच चुका है। और यहाँ पे आप EBITDA मार्जिन देखिए, EBITDA मार्जिन बहुत अच्छे से यहाँ पर इंक्रीज़ होते जा रहा है। सो 11.62% जो था आज वो 21% के आसपास है, अगेन विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें Q2 FY22 तो यहाँ पर भी क्वार्टर परफॉर्मेंस भी अच्छे रहे हैं, EBITDA मार्जिन्स भी आपको दिख रहे होंगे। एंड तो ऑलमोस्ट 1680 मिलियन इनका रेवेन्यू है
एबिडा की अगर मैं बात करूँ तो 318 मिलियंस, मार्जिन्स ऑलमोस्ट 19% के आसपास। एंड पैट की अगर मैं बात करूँ तो 209 मिलियन, पैट मार्जिन्स भी इनके काफ़ी अच्छे हैं। नेट डेट टू इक्विटी आप देखोगे तो वो भी कम होते आया है। कैश कन्वर्जन साइकिल डेज भी इनका अच्छा है। रिटर्न रेशोज की अगर मैं बात करूँ ROCE और ROE तो दोनों भी अच्छे लेवल पे है। फिर अगर आप पैट का 5 ईयर CAGR ग्रोथ देखोगे तो दैट इज़ 36%। एबिडा का अगर आप CAGR ग्रोथ देखोगे तो दैट इज़ 24% एंड रेवेन्यू का CAGR ग्रोथ देखोगे तो दैट इज़ 14%। यहाँ पर थोड़ा अगर आप केपेक्स की बात करेंगे या कैपेसिटीज़ की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर इन्होंने FY21 में 45,000 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी से ऑलमोस्ट 72,000 तक पहुँचे और अब इनको ये 1,20,000 तक मेट्रिक टन पर एनम जाना है बाय द एंड ऑफ 2022। तो यहाँ पर ना बहुत ही थोड़ा सा कैपेक्स करके ये लोग 1,20,000 की कैपेसिटी तक पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि एक्सपेक्ट कर रही है कि इनका जो टॉप लाइन है, मतलब जो रेवेन्यू है, वो मोर देन ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स वो भी बढ़ेगा इन 3 ईयर्स टाइमिंग। सो FY21 में अगर आप इनके रेवेन्यूज़ देखोगे ऑलमोस्ट 397 करोड़ हैं। ओके, अब FY21 के रेवेन्यू से इनको 2.5 टाइम्स ये लोग रेवेन्यू बढ़ाने वाले हैं इन 3 ईयर्स। सो दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ के आसपास ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू जाना इन 3 ईयर्स फ्रॉम FY21, विच इज़ वेरी गुड। ऑलमोस्ट ये जो कैपेसिटीज़ ये लोग बढ़ा रहे हैं बहुत ही कम कैपेक्स से, उससे इनको रेवेन्यू में भी बहुत फ़ायदा होगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इनका जो मार्केट कैप, अगर आप आज इनका मार्केट कैप देखोगे सो दैट इज़ ऑलमोस्ट 2,400 करोड़ के आसपास। मुझे लगता है कि इन 2 ईयर्स ये यहाँ से डबल के आसपास हो जाए। सो अगेन अ वेरी गुड नंबर। ऑफ कोर्स अगर सब कुछ सही होता है और सब ऐसे ही सब चलता है तो इनके डबल मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इनका मार्केट कैप ऑलमोस्ट डबल हो जाए। और पिछले 2 सालों में ये जो लिनोलिक एसिड है, सो इन्होंने ना पेंट इंडस्ट्री के लिए एक वेरिएंट, लिनोलिक एसिड का एक वेरिएंट डेवलप किया था which is actually the key growth driver in last 2 years. So लिनोलिक एसिड ने काफ़ी सेल्स पुशअप किया है। अब अगर हम रिस्क की बात करें, जो चाइना से इनको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन मिलता है, लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं, क्योंकि इनके पास कॉस्ट एडवांटेज है और इनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के वजह से इंडिया में ये लोग काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर ले लिए हैं। नेक्स्ट रिस्क ये हो जाता है कि इनके जो रॉ मटेरियल है दैट इज़ एसिड ऑयल एंड DOD, ये हैं बाय प्रोडक्ट्स ऑफ सोया ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल, क्योंकि उनके रिफाइनिंग्स के बाद जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं उससे ये जो बाय प्रोडक्ट्स हैं दैट इज़ एसिड ऑयल एंड DOD, उससे ये लोग ओलियो केमिकल्स बनाते हैं, राइट। सो क्योंकि इनके जो रॉ मटेरियल्स हैं दोज आर दी बाय प्रोडक्ट ऑफ दोज ऑयल्स, उन ऑयल्स की जब भी प्राइस फ्लक्चुएशंस होगी उसका असर इस कंपनी पे हो सकता है। नेक्स्ट रिस्क ये हो जाता है कि जहाँ पर आपकी केमिकल कंपनीज आती हैं वहाँ पर पोल्यूशन रिलेटेड नॉर्म्स आ जाते हैं। तो जैसे 2020 में फाइन ऑर्गेनिक्स जो कंपनी अगेन ओलियो केमिकल्स के बिजनेस में ही है, महाराष्ट्र में उनकी एक फैसिलिटी बंद करवा दी थी फॉर अ मंथ, क्योंकि उन्होंने कुछ वायलेशन किए थे रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। हालांकि बाद में वो फैसिलिटी फिर से शुरू करवा दी, लेकिन 1 महीने तक जब फैसिलिटी बंद है तो इससे रेवेन्यूज़ पे अफेक्ट हो सकता है। सो सेम गोज़ विथ फेयरकेम ऑर्गेनिक्स ऑल्सो, बीइंग अ केमिकल कंपनी, इनको पोल्यूशन रिलेटेड नॉर्म्स और वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन रिलेटेड नॉर्म्स, वो स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। मिस्टर जारीवाला है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर है और उनको ऑलमोस्ट मोर देन 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में एंड ट्रेडिंग ऑफ वेरियस टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। ये जो है मिस्टर जारीवाला, ये पूरे कोर ऑपरेशंस देखते हैं कंपनी के, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, आपका प्रोडक्शन हो गया, इन सब कुछ। ये जो FIH मॉरिशस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, ये एक इन्वेस्टमेंट आर्म है फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग्स कॉरपोरेशंस। तो मिस्टर प्रेम वत्सा, अगर आपने नाम सुना होगा, तो इनका बेसिकली प्रेम वत्सा जो है ही फाउंडेड फेयरफैक्स इंडिया।
तो फेयरफैक्स इंडिया आप बोल सकते हैं कि एक रेप्यूटेड इन्वेस्टमेंट कंपनी है। सो अगर अगेन मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट इज़ गुड इनफ। सो मैनेजमेंट में एज सच एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है जो कोई भी बिजनेस के लिए रिक्वायर करता है। सो ऑन द मैनेजमेंट, यस, मैनेजमेंट इज़ गुड। अब अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो हमने बात की कि बाय 2024 रेवेन्यूज़ कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है, हमने उसकी बात की और उसके हिसाब से मैंने आपको कहा कि मेरे ओपिनियन में मार्केट कैप कहाँ तक जा सकता है। तो इस प्राइस पे मुझे वैल्यूएशन ठीक लगता है। ऑफकोर्स ये मेरा ओपिनियन है, मुझे इस प्राइस पे वैल्यूएशन ठीक लगता है, लेकिन यू हैव टू कंसिडर दिस कि ऑफकोर्स ये लॉन्ग टर्म बेट होनी चाहिए। और अगर पोल्यूशन नॉर्म्स की कुछ दिक्कत आ जाती है, कुछ जो हमने जिन रिस्क की हमने बात की, स्पेशली पोल्यूशन नॉर्म्स, अगर वहाँ पर थोड़ी बहुत कंपनी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो थोड़े नंबर्स इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है इस वैल्यूएशन पे। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको ये कंपनी अगर पसंद है तो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। ये ऑफकोर्स ये आपका डिसीजन होगा। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।